स्टूडेंट्स, आज पायनियर ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10 एनसीईआरटी बुक मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। आज का टॉपिक है प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता प्रूफ करना। इसको समझाने से पहले थोड़ा हम बैक आते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या है? जो p बाय क्यू के रूप में, जहां q इज नॉट इक्वल 0, p तथा q पूर्णांक है। और अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या जो p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, अर्थात अपरिमेय इज नॉट इक्वल p बाय क्यू, q इज नॉट इक्वल 0, p तथा q क्या है? पूर्णांक। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वास्तविक संख्या। संसार में जितनी भी वास्तविक संख्या है उसको दो तरह से हम दर्शा सकते हैं। पहला है दशमलव वाले, दूसरा है बिना दशमलव वाले। दशमलव वाले में जैसा कि आपका एग्जांपल हमने नीचे लिया 1.23, 1.2323, इसी तरह आगे इसके बाद 1.01234 डॉट डॉट डॉट। तो 1.23 यहां हम देख रहे हैं क्या कि पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, अर्थात पॉइंट के बाद ये समाप्त हो जाता है, यानी कुछ अंकों के बाद यह खत्म हो जाता है, जिसे हम लोग शांत कहते हैं। और इसके दूसरा नंबर में हम देखते हैं पॉइंट के बाद कुछ संख्या बार बार आ रहा है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। और तीसरा देखते हैं यह न तो शांत है और न ही अशांत है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ न निश्चित तौर पर वह खत्म होता है और न ही कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो इस तरह का जो संख्या होता है वह अपरिमेय होता है। ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग बिना दशमलव वाले। बिना दशमलव वाले संख्या पूर्णांक कहलाता है, जैसा कि एग्जांपल में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये ऋणात्मक पूर्णांक जो है, ये ऋणात्मक संख्या, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। और ये 0 0 पूर्णांक कहलाता है, और 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। और इस धनात्मक पूर्णांक हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, और इस प्राकृतिक संख्या हम लोग गिनती संख्या भी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्राकृतिक संख्या में अगर इस 0 पूर्णांक को शामिल कर दे, ये पूर्ण संख्या बन जाता है। क्लियर? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में पहले हम बता चुके हैं, लेकिन देखने में कैसे लगता है आइए उसके बारे में देखें। दिखने में यह लगता है √2 से √3, √5, √7 इस तरह। फिर इसके बाद 1.01, 011, 0111, 0111। फिर पाई भी एक आपका क्या है? अपरिमेय संख्या, जबकि पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। लेकिन यह जो है आपका अपरिमेय ही है, क्योंकि अगर 22/7 में अगर हम डिवाइड करें तो 3.14 जो आता है वह उसका फैक्ट नंबर नहीं आता है, वह सन्निकट मान है। इसलिए पाई को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने नीचे लिखा r+r। कहने का मतलब क्या? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। फिर इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। फिर इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, या क्या लिखे हैं? इरेशनल नंबर। जैसे देखिए इसके बारे में हम ऐसा ले सकते हैं जैसे √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। यह आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। उसी तरह जैसे यहाँ हम ले सकते हैं √2 इंटू √3 इज इक्वल टू √6, यह आपका इरेशनल नंबर हो गया। या इरेशनल इंटू इरेशनल, इसमें क्या होगा? रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है।
मतलब परिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे, अब इस चैप्टर का जो टॉपिक है कि प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर, आइए अब इसको प्रूव करेंगे। और प्रूव करने से पहले एक थ्योरम है, इसको लिखते हैं। पी ए एक धनात्मक पूर्णांक है और पी एक अभाज्य संख्या है, तो जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। एग्जाम्पल, जैसे 2 डिवाइड्स 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स 10, और मतलब अगर 2 100 को डिवाइड करता है तो 100 को हम क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि वो जो है 10 को भी विभाजित करता है। यहाँ 2 जो है 2 को हम मान लेते हैं पी, और यहाँ पर 100 को मान लेते हैं क्या, या 10 को मान लेते हैं क्या, ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा क्या कि यदि ए एक धनात्मक पूर्णांक है और पी एक अभाज्य संख्या है, तो पी यहाँ क्या हो गया 2 हो गया। जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है अर्थात 10 स्क्वायर को विभाजित किया, तो पी अर्थात 2 ए को भी विभाजित करेगी अर्थात 10 को भी विभाजित कर रही है। आप एग्जाम्पल अब देख रहे हैं। तो इस थ्योरम का यूज आइए इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए ऐसे भी हमने इसके पहले हमने दिखाया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हमको इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। तो इसके लिए आइए हम लोग क्या करते हैं, झूठ बोल करके इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, झूठ बोल करके इसको प्रूफ करेंगे। कैसे झूठ बोलकर, तो इसमें हम लिखेंगे यदि संभव है तो √5 एक परिमेय संख्या। हमने लिखा कि यदि संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह √5 एक परिमेय संख्या का किस रूप में होगा, p/q के रूप में होगा। आइए इसलिए √5 इजिकल टू क्या लिखेंगे p/q। ठीक है, यहाँ इज नॉट इक्वल 0, p तथा q अभाज्य है। अब देखिए क्या लिखे, p तथा q स्वअभाज्य। स्वअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF 1, और क्यों इसका HCF 1 अर्थात कॉमन 1। अब देखिए यहाँ p और q अर्थात p और q क्या लिखे, स्वअभाज्य। यही मेन समझना है हमको, p और q जो है स्वअभाज्य अर्थात इन दोनों का कॉमन 1 होना चाहिए, अर्थात इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए, तो जब भी कोई भी संख्याओं को हम किसी रूप में लिखते हैं तो सरलतम रूप में लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे हम 25/50, इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, अगर हम डिवाइड करें तो 1/2 होगा। और 1/2 जो है इसमें p और q इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा, अर्थात इसका HCF 1 ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि p तथा q क्या है, स्वअभाज्य। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने, अगर दोनों ओर वर्ग करते हैं क्या मिलता है हमको, 5 = p²/q², या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5q² = p², या q² = p²/5, या 5 p² को विभाजित
करता है या 5 P को विभाजित करता है। आइए इसको समझिए थोड़ा सा। हमने यहाँ क्या किया, दोनों ओर वर्क किया। दोनों ओर वर्क करने के बाद हमको यहाँ क्या मिला, 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5। यहाँ इक्वल है, यहाँ बराबर का चिन्ह है, देख लीजिए। तो पी स्क्वायर बट्टे 5 अर्थात पी स्क्वायर को 5 क्या करता है, डिवाइड करता है। कितनी बार, क्यू स्क्वायर, यानी कुछ तो आंसर आएगा। जैसा कि हमने थ्योरम पहले बताया था, वही थ्योरम का यूज यहाँ पे होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आइए इसके आगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ आपने लिखा क्या कि 5 पी को जो विभाजित करता है तो कुछ तो आंसर आएगा। तो आइए इसको कुछ मान लेते हैं, या p बार 5 इज इक्वल टू हम r मान लेते हैं इसको। मतलब 5 p को जो विभाजित करेगा, कुछ जो आंसर आएगा उसको हमने क्या मान लिया, r मान लिया। r माना, या फिर इसको हम क्या करेंगे, दोनों वर्क करेंगे, या p बाय 5 इक्वल टू दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, या पी स्क्वायर बट्टे इक्वल टू आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 25 आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर का जगह देखिए, यहाँ पर पी स्क्वायर का जगह आपने क्या लिखा, 5 क्यू स्क्वायर। हम यहाँ लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। या अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा, या आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाय 5, या 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, या 5 क्यू को विभाजित करता है। इक्वेशन। अब आइए हम लोग देखिए, शुरू में हमने क्या लिखा था कि जहां P तथा Q सअभाज्य है, अर्थात जिसका SF1, अर्थात इन दोनों में जो कॉमन 1 है। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या देखा, P का एक अभाज्य गुणनखंड 5 भी हो जाता है। इक्वेशन सेकेंड में हमने क्या देखा, P का एक अभाज्य गुणनखंड इसमें भी 5 हो जाता है, Q का एक अभाज्य गुणनखंड इसमें भी 5 हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर P और Q का एक कॉमन अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप पहले ही लिख चुके हो कि P तथा Q एक सअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ जो एक कॉमन फैक्टर हो गया 5, क्या हो गया, हमारे मानने के विपरीत हो गया। जब हमारा मानने के विपरीत हो गया तब तो हम जो माने वो गलत हो गया। आइए इसको लिखते कैसे हैं, हम लिखें कि फर्स्ट तथा सेकेंड Q का कॉमन गुणनखंड भी है, अतः हमारा
मानना गलत है कि P तथा Q सह अभाज्य। इस तरह √5 एक परिमेय संख्या है, आवश्यक है। अतः √5 एक अपरिमेय। क्लियर? तो आइए यहाँ क्या लिखे फिर इसको थोड़ा सा और बता रहे कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, तो समीकरण और फर्स्ट सेकेंड से हमने क्या देखा कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से P तथा Q का कॉमन गुणनखंड 5 भी है। अतः हमारा मानना गलत है कि P तथा Q अभाज्य। इस तरह √5 एक परिमेय संख्या, यह क्या हो गया, गलत हो गया। अतः √5 एक परिमेय संख्या। इसके बाद अगर हम √5 को इस तरह सिद्ध कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, तो ठीक इसी तरह √2, √3, √7, √6, √8, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? थोड़ा सा इससे हटके, जो कि हम पहले ही हमें बताया था, रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। भाई इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, इनको हम लोग थोड़ा देखें। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। आइए इसको भी करीब करीब इसी तरह हम लोग प्रूव करते हैं, लेकिन इसे शॉर्ट, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं, हम लोग यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होगा। आइए इसमें वही मानते हैं कि यदि संभव है तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय है तो किस रूप में होगा, P/Q के रूप में होगा। Q is not equal 0, P तथा Q अभाज्य। या 5 = P/Q, या 3 राइट साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, या 5 = 3Q, या √5 = E - 3Q/। अब ये √5 पहले हमने प्रूव किया था और परिमेय है, और यह क्या हो जाता है, परिमेय। क्यों परिमेय हो जाता है, इसके बाद थोड़ा सा बगल में लिख दें, क्योंकि P तथा Q पूर्णांक, इसलिए P - 3Q/Q परिमेय संख्या। अब यहां देख रहे हैं, यह इधर अपरिमेय, इधर परिमेय, जो विरोधाभास है। ठीक है? अब इसके बाद लिखें 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यह मानना
गलत है, अतः हो जाएगा 3 + 2√5 एक अपरिमेय। मतलब यहाँ हमने देखा क्या कि √5 अपरिमेय हो जाता है और यह परिमेय हो जाता है। ये कभी भी दोनों बराबर हो सकता नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए हम क्या लिखे हैं, जो विरोधाभास है, ठीक है। इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, यह मानना क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। जब मेरा मानना गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, जो कह रहा है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, यही सत्य, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो पहले हमने √5 के बारे में बताया, इस तरह आप √2, √3, √5, √7 ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यह जो क्वेश्चन हमने बताया, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग इसी तरह आराम से बना सकते हैं। तो इसमें जो है एनसीईआरटी में बस इस चैप्टर में करीब करीब यही है, इसको इसी तरह सॉल्व करना है। बाकी आपका केसी सिन्हा में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, अब उसको सॉल्व करना है। वही आपका SW भी हो गया और शेष नेक्स्ट क्लास में। तो जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पायनियर ऑनलाइन क्लासेस में जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, थोड़ा नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो आप इसको रिकॉल करके हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हम लोग जो भी प्रॉब्लम होगा कांटेक्ट करके भी कुछ सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है, आपको हेल्प होगा। और अंत में यूट्यूब में इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे